नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्य विचार। क्या वाक्य विचार हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से हर एक कंपटीशन में, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर हिंदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाक्य विचार से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप देखे होंगे कि तो संयुक्त वाक्य पूछा जाएगा, या तो मिश्रित वाक्य, या तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज की वाक्य विचार कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम वाक्य की बात करें तो वाक्य के आपके जो भेद होते हैं, ठीक है, आपके दो होते हैं। कितने? दो होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक कहेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य आपके होते हैं। ओके, तो अब बात यहाँ ये बनती है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य अगर पूछा जाता है, केवल अगर वाक्य के भेद पूछता है तो आप क्या बताएंगे? दो बताएंगे। कितना? दो। लेकिन वो दो में कौन कौन है? तो आप बताएंगे कि एक रचना के आधार पर और एक दूसरा है आपके अर्थ के आधार पर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। ओके, कि तो सरल वाक्य होगा या तो साधारण वाक्य, यानी एक ही चीज़ है, आप सरल कर लीजिए या तो साधारण वाक्य कर लीजिए। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य, या उसी का दूसरा नाम है मिश्रित वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य या तो मिश्रित वाक्य। और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तो यही आपके तीन होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने? तीन होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम लोग बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला है आपका विधि या विधानवाचक वाक्य। क्या है? विधि या विधानवाचक वाक्य। बात समझ रहे हैं? एक ही चीज़ है कि तो विधि कह लीजिए या तो विधानवाचक वाक्य कह लीजिए। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आपका है आज्ञावाचक। चौथा आपका विस्मयवाचक। उसके बाद है संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। फिर इच्छावाचक, उसके बाद से संकेतवाचक, और लास्ट में आपका है प्रश्नवाचक। तो ये आपके अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एक एक कर हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। अब देखिए, वाक्य में दो चीज़ होता है। वाक्य में अगर देखा जाए तो दो चीज़ देखने को मिलता है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। वाक्य में आपके दो चीज़ देखने को मिलता है। क्या चीज़? एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है क्या चीज़? विधेय। देखे होंगे वाक्य में आपको एक उद्देश्य देखने को मिल जाएगा और एक विधेय देखने को मिल जाएगा। उद्देश्य को आप कर्ता कह सकते हैं और विधेय को क्या कह सकते हैं? क्रिया कह सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग अगर इसमें परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा किसकी है? तो आप कहेंगे सर हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं। क्या वाक्य पढ़ रहे हैं? तो ये परिभाषा भी किसकी है? वाक्य की है। ओके, तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि सार्थक शब्दों का, ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह, सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ हो। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक मतलब होता है कि जिसका अर्थ हो। ओके, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध, वो भी क्रमबद्ध मतलब कि एक श्रेणीबद्ध होना चाहिए, ठीक है, क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। क्या है? सीमा रोटी पकाती है। या इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये आपका परिभाषा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा जाए, इसी को इस तरीके से लिखा जाए कि है रोटी, ठीक है, पकाती सीमा, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाता। तो ये क्या ये सार्थक होता है? तो करेगा नहीं, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये क्रमबद्ध में नहीं होता। शब्द तो सब सार्थक है, लेकिन ये क्रमबद्ध में नहीं है। और इसी को यदि हम क्रमबद्ध में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि सीमा, यहाँ से पहले लिख देंगे कि सीमा, ओके, उसके बाद से रोटी, फिर पकाती, और पकाती उसके बाद से है। तो ये क्या हो गया? एक क्रमबद्ध में हो गया। यही चीज़ है, यही परिभाषा कर रहा है कि सार्थक, और शब्द भी क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे सार्थक शब्द में ये जो देख रहे हैं सब सार्थक है। निरर्थक में क्या होगा? एक होता है सार्थक जिसका अर्थ होता है, दूसरा होता है निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, बोलते होंगे खुद पानी होनी, क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि पानी होनी लेते आइएगा, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। रोटी वोटी बोलते हैं, जैसे रोटी,
रोटी ओटी बोलते हैं। तो ये पानी का तो अर्थ होता है, ये सब सार्थक शब्द है। रोटी इसका तो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर पानी ओनी बोल रहे हैं, यहाँ पर रोटी ओटी बोल रहे थे, ये क्या, ये सब निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर वाक्य में क्या होना चाहिए, सब सार्थक शब्द होना चाहिए। और उस सार्थक शब्दों को ही हम जब क्रमबद्ध में सीक्वेंस में लगा देंगे तो वहीं आपका क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग आपके दो होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के आप कहेंगे कि दो अंग होते हैं। कौन कौन, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। क्या होता है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, आइए हम उसको देखते हैं। तो उद्देश्य के अगर हम बारे में बात करें कि उद्देश्य क्या होता है, तो आप समझिएगा उद्देश्य की पहले सबसे पहले परिभाषा ये कहती है कि जिसके विषय में कुछ बताया जाए, क्या, जिसके विषय में कुछ बताया जाए वहीं आपका क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। या आप उसी को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता भी कह सकते हैं। उद्देश्य को क्या कह सकते हैं, आप कर्ता भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि गीता गाना गाती है। गीता क्या करती है, गाना गाती है। तो ये बताइए गाना गाती है, गाना गाती है यानी कि यहाँ पर परिभाषा में क्या कहा गया है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ये गाना गाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप बताएंगे गीता के द्वारा। गाना किसके द्वारा किया जा रहा है, गाया जा रहा है, तो आप बताएंगे गीता के द्वारा ही गाना गाया जा रहा है। तो परिभाषा यही कहती है कि जिसके विषय में कुछ बताया जाए वहीं आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर गीता आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। क्या होगा, उद्देश्य होगा, या यही आपका क्या होगा, कर्ता भी होगा। बात समझ में आ गया ना। वहीं अगर हम विधेय के बारे में बात करें कि विधेय क्या होता है, तो जस्ट थोड़ा सा बस डिफरेंट है। क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो चीज़ कहा जाएगा वहीं क्या होगा, आपका विधेय कहलाएगा। यानी कि उद्देश्य क्या था, यहाँ पर गीता है ना, इसी को एग्जाम्पल में समझिए। वहीं एग्जाम्पल से कि गीता रोटी बनाती है, क्या करती है, गीता रोटी बनाती है। तो विधेय का परिभाषा ये कहा जाता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वहीं आपका क्या होगा, आपका विधेय कहलाएगा। तो ये बताइए उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गीता यहाँ पर उद्देश्य है। तो गीता के बारे में क्या कहा जा रहा है, विषय क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि जो गीता है वो रोटी बनाती है। क्या करती है, रोटी बनाती है। तो ये जो रोटी बनाती है ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय होगा। क्या होगा, विधेय होगा। बात समझ आ गया ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं एक बता दे रहा हूँ। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये राम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है। और राम यानी कि जिसके विषय में बात कही जा रही है वो आपका उद्देश्य हो गया। और विधेय कहता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो आपका क्या होता है, विधेय होता है। तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये राम जो है ये आम खाता है। तो ये जो आम खाता है ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। क्या होगा, विधेय होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे हमने शुरू में यहाँ पर बताया कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। तो एक एक कर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका रचना के आधार पर जो वाक्य के जो पहला होता है आपका, वो होता है सरल वाक्य। क्या है, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य हम लोग देखते हैं कि सरल वाक्य होता है क्या है। तो सरल वाक्य की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो जिस वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, क्या, एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय हम बता चुके हैं, उद्देश्य और विधेय बता चुके हैं। उद्देश्य को आप कर्ता भी कह सकते हैं और विधेय को आप क्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा ये कह रहा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही क्या हो, विधेय हो, क्या हो, विधेय हो, वहीं आपका क्या कहलाता है, सरल वाक्य, या इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। या ये कह सकते हैं, नोट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में कि सरल वाक्य में किसी प्रकार के संयोजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि सरल वाक्य साधारण लिखा जाता है, इसमें कोई भी संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और नोट में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर उद्देश्य 2 हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि जो आपका उद्देश्य है वो 1 होना चाहिए। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उद्देश्य क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन जो विधेय है हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि जो आपका विधेय है वो 1 ही होगी, यानी कि जो क्रिया है 1 ही रहेगी, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो कहीं कहीं 2 भी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे जितने भी आएंगे वाक्य सब किस में हो जाएंगे, सरल वाक्य में हो जाएंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं आपको कि
रीता और गीता कैरम खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा रीता और गीता, ये एग्जाम्पल इसके लिए कहा गया है। जो यहाँ पर देख रहे हैं नोट में कि कहीं पर उद्देश्य क्या होंगे, दो होंगे, परंतु विधेय क्या होगा, एक ही होगा, इसके लिए ये एग्जाम्पल है। तो समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि जो रीता और गीता क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर और को देख कर बताएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये और है ना, ये जो और है ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। यहीं यदि दो वाक्य को और जोड़ता तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो ये और है ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रीता और गीता ये दो उद्देश्य तो हो गए हैं, लेकिन इनका जो क्रिया है या ये क्वेश्चन जो विधेय है एक ही है। क्या विधेय दो तो है नहीं, विधेय एक ही है, दोनों का क्या, कैरम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर नोट में यही कहा गया है कि कहीं पर उद्देश्य दो देखने को मिल जाएगा, लेकिन विधेय हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो इस तरीके के जो भी आपके वाक्य आएंगे सब किस में जाएंगे, सरल वाक्य में, या इसी को कहते हैं साधारण वाक्य। आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा आपका एग्जाम्पल, जैसे राम पढ़ता है, तो राम यहाँ पर एक उद्देश्य हो गया, और पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा, कहाँ रहते हो क्या होगा, विधेय होगा। ये सब क्या है, सब सरल वाक्य के आपके एग्जाम्पल है। जैसे आप अपनी समस्या बताएं, लड़के ने अपना दोष मान लिया है। यहाँ पर सब में देखेंगे तो एक उद्देश्य एक विधेय ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। अब समझिएगा, यहाँ पर और आ गया तो आप ये मत सोचिएगा कि संयोजक का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं कि संयुक्त में जाएगा। नहीं, संयुक्त में तभी जाएगा जब वो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये और है ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि मोहन और सुरेश को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो ये विधेय है ये एक ही है कि नहीं, यानी कि चोर को पीटा किसने, मोहन और सुरेश ने, तो पीटने का काम, ठीक है। जहाँ पर जो देख रहे हैं आप विधेय एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आएगा सब सरल वाक्य में आएगा। जैसे राकेश ने भोजन किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़कों को बुलाया। आगे देख लेते हैं, परिश्रमी बालक सफल होते हैं, आशा अच्छा गाती है, मोहन को पुस्तक दो, मैं यहाँ आकर बीमार पड़ गया, वह सहस्त्र सैनिकों का सेनापति चुना गया, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, वह 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबको अंडरलाइन किए हुए हैं कि ये आपका जो रेड में जो हुआ है ये सब आपका अलग है और यहाँ से आपका अलग है, सब में किए हुए हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं सब सरल वाक्य या उसी को साधारण वाक्य कहते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर पर आता है आपका मिश्रित वाक्य। क्या है, मिश्रित वाक्य आता है। तो मिश्रित वाक्य देख लेते हैं क्या होता है। तो मिश्रित वाक्य के बारे में अगर बात करें तो वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, ध्यान दीजिएगा, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित, या आप कह सकते हैं आश्रित मतलब कि निर्भर होता है, दूसरा उपवाक्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे, या इसी को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक वाक्य दिया होगा, क्या होगा, एक वाक्य जो कि एक साधारण वाक्य होगा, क्या होगा, एक साधारण, या उसी को सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य होगा, और इसी के अधीन या इसी पर एक और दूसरा आश्रित होगा, यानी कि निर्भर होगा दूसरा एक उपवाक्य। तो ऐसे जितने भी आएंगे सब क्या कहलाएंगे, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ओके, मिश्रित वाक्य में 2 उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। मिश्रित वाक्य जो क्या, 2 उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो मिश्रित वाक्य में आपके कुछ योजक चिन्ह होते हैं जो कि आपको पहचान करने में बहुत ही मदद करते हैं। जैसे योजक चिन्ह में क्या आएगा, जैसे आपका ज्यों आ जाएगा, जिसका आएगा, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, जो सो, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, हाँ, जिस प्रकार, उस प्रकार, जैसे वैसे, जब तक, ठीक है, अगर, जिसे, उतना, इतना, जितना, की आदि, ये शब्द जितने हैं ना ये आपके योजक चिन्ह हैं, और ये जहाँ भी जिस भी वाक्य में दिखाई देंगे तो आप आंख बंद कर बता दीजिएगा ये सब क्या है, मिश्रित वाक्य है। क्या है, ये सब मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिश्रित वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बनता है। कौन कौन से 2 उपवाक्य हैं, तो आप कहेंगे कि पहला है आपका प्रधान उपवाक्य। क्या है, प्रधान उपवाक्य होता है। तो देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं कि जो 2 उपवाक्य होते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रधान उपवाक्य में अगर बात करें तो क्या होते हैं कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी, ठीक है, लिखा जाए,
तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी कि प्रधान उपवाक्य कहने का मतलब क्या है कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक हो, पृथक लिखा जाएगा, जिसका अर्थ जो है किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रधान उपवाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है वह कौन सा आदमी है, ये क्या है आपका, तो यही आपका क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रधान उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक है, लिखा गया है, और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी आएगा एग्जाम्पल, ये सब किस में होगा, प्रधान उपवाक्य में। क्योंकि प्रधान उपवाक्य नहीं पूछेगा, बहुत अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो प्रधान उपवाक्य पूछेगा, नहीं तो आपसे क्या पूछेगा, मिश्र वाक्य, या इसी को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल देगा ये कहेगा कि मिश्र वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। आगे देख लेते हैं, दूसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। क्या? आश्रित उपवाक्य। तो नाम से ही लग रहा है कि आश्रित होगा किसी न किसी के ऊपर। तो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। यानी कि इसमें प्रधान उपवाक्य जरूर होगा, ठीक है। यानी कि यह स्वतंत्र भी नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि ये किसी न किसी पर आश्रित जरूर होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो यहाँ पर देखिए, इस मेले का उद्देश्य ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आपका प्रधान उपवाक्य। इतना क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है कि नहीं। और व्यापार में वृद्धि हो, ये क्या है आपका, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि व्यापार में वृद्धि होगा तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये मेले का ऊपर, तो मेला का ही तो ऊपर निर्भर करेगा ना कि व्यापार में वृद्धि होगा कि क्या होगा। तो मेला जो है आपका प्रधान उपवाक्य है, और आपका व्यापार में वृद्धि होना ये क्या है, मिश्रित उपवाक्य है। और यहाँ पर की आप जो देख रहे हैं, ये की आपका योजक चिन्ह है। तो हमने बताया था कि योजक चिन्ह जैसे ही दिखाई देगा तो आप उससे भी पहचान सकते हैं कि आपका मिश्र वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे भी हम लोग जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, तो तब यहाँ पर योजक चिन्ह आप देख सकते हैं। अगला कि प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, तो कि यहाँ पर देख सकते हैं योजक चिन्ह। मैं चाहता हूँ कि तो यहाँ पर जैसे ही कि दिखाई देगा वो भी छोटी की, तो आप बता देंगे कि मिश्र वाक्य। जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ, तो जिसे यहाँ पर देख सकते हैं आपका योजक चिन्ह। ज्यों ही, तो ज्यों ही दिखाई दे दिया तो आप इससे बता देंगे कि यहाँ पर है जिसने, क्योंकि, फिर भी, ये सब योजक चिन्ह है, ठीक है। जैसे ही, जब, जो, जिसने, ये सब क्या योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह भी अगर आप याद कर लेते हैं तो मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बात सही है। चलिए अब हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य के। तो संयुक्त वाक्य के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन क्या है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि दो आपके सरल वाक्य दिए रहेंगे और दोनों जो दोनों आपके सरल वाक्य होंगे वो समुच्चय बोधक अवयव द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसका भी आपका क्या कहते हैं कि योजक शब्द होते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए भी योजक शब्द होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मदद करेंगे। अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से भी आप देखकर पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो योजक चिन्ह में क्या क्या है, जैसे और, एवं, या, अथवा, तथा, इसलिए, फलतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, ठीक है, तो, नहीं तो, वह, ये सब जितने हैं देख रहे हैं ये योजक चिन्ह है। यानी कि कोई भी यदि आपके संयुक्त वाक्य आएगा तो उसमें योजक चिन्ह इनमें से जरूर कोई ना कोई रहेगा। तो यदि आपके दिमाग में ये रहेगा योजक चिन्ह तो आप देखकर भी बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है। उसके लागत से क्या करता है, वंचित रह जाता है। देखिए मजदूर मेहनत करता है, एक सरल वाक्य हो गया, किंतु यहाँ पर समुच्चय बोधक जोड़ने का काम कर रहा है, उसके लागत से वंचित रह जाता है, यहाँ पर एक अलग हो गया ना। तो जब भी इस तरीके के दो सरल वाक्य होंगे और उनको जोड़ने का जो भी काम करेगा समुच्चय बोधक अव्यय, ये सब क्या होंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे यहाँ पर संपूर्ण प्रजा शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। तो और यहाँ पर जुड़ने का काम कर रहा है। आप कहेंगे सरल वाक्य में भी और आया था, तो सरल वाक्य में जो और आता है उस शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जबकि यहाँ पर जो और आएगा ये संयुक्त वाक्य में ये वाक्य को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सूर्योदय हुआ और कुहासा
क्या हो गया, जाता रहा। तो यहाँ पर और क्या हो गया, यहाँ पर जुड़ने का काम कर रहा है। यहाँ मोहन गरीब है परंतु वह ईमानदार है, देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर मोहित बीमार था फलता वह विद्यालय नहीं गया। बादल छाए और वर्षा होने लगी, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। ठीक है, रोहन मुंबई गया, वह सतीश पंजाब गया। तुम नहीं जा सकते तो मोहित को भेज दो। ये सब देख रहे हैं ना, ये जितना आपका गोला किया गया है ये सब जोड़ने का काम कर रहे हैं और इससे ही आप पहचान जाएंगे। सब ये आपके योजक शब्द हैं या और यही आपको बताएंगे कि शब्द क्या हैं, संयुक्त वाक्य हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों आप लोग पहचान गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर हमने बताया था कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने, टोटल 8 भेद या 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला आपका है विधि, या ये कह सकते हैं विधि को ही विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, विधि कहिए या तो विधानवाचक वाक्य कहिए। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो विधि या विधानवाचक वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें तो जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होगा उसे ही हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विधिवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, राम अपने घर जाता है। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होगा, तो यहाँ पर करने या होने का, ये होने का भी यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री क्या है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राम अपने घर जाता है, यहाँ पर क्रिया का होने का बोध हो रहा है कि नहीं, राजा नगर में आए। ओके, नदी बह रही है, तो ये सब क्या है, क्रिया के करने का बोध या होने का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या है, आप कहेंगे विधि या विधानवाचक वाक्य हैं। मैंने 4 रोटी खाई। दूसरा आपका देख लेते हैं, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, और निषेध मतलब होता है नकारात्मक यानी कि निगेटिविटी। ओके, तो इसके परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने या इनकार किए जाने का बोध होगा, नाम से लग रहा है कि निषेधात्मक मतलब कि माना किया जाएगा, ठीक है, और इनकार कर दिया जाएगा जहाँ पर भी, ठीक है, या जहाँ पर निषेध नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, ये सब निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राजनगर में, ठीक है, या राजा नगर में नहीं आए। राजा जो है नगर में नहीं आए, तो राजा नगर में नहीं आए, तो यहाँ पर राजा जो है वो नहीं यहाँ पर आए हैं, तो निगेटिव तो बता रहा है ना, नकारात्मक तो बता रहा है ना कि जो राजा हैं वो नगर में क्या है, नहीं आए हुए हैं। जैसे अगला देख लेते हैं कि मैं आज दफ्तर नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर नहीं यानी कि इनकार कर रहे हैं। मोहन बाजार नहीं गया, आज बारिश नहीं होगी। मैं कॉलेज नहीं गया, मैं हिंदी नहीं जानता, मोहन घर नहीं आया। देख रहे हैं ना, सब में नकारात्मक दिखाई देगा, तो ये सब क्या होंगे, निषेधवाचक वाक्य होंगे। तीसरा है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य के बारे में बात करें तो जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध इत्यादि का बोध होगा वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सदा सत्य बोलो, ये क्या है, सदा सत्य आज्ञा ही तो है ना। ये उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ शोर मत करो, ये आदेश दिया जा रहा है। यहीं बैठकर पढ़ो, ठीक है, तुम वहाँ जाओ, क्या किया जा रहा है, आज्ञा ही तो दिया जा रहा है ना, ये तो आदेश दिया जा रहा है। वहाँ पर कृपया शांत बैठ जाइए, यह पाठ तुम पढ़ो, यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, मोहन बाजार से सामान ले आओ। ये सब क्या है, ये सब आज्ञावाचक वाक्य हैं, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, आज्ञा आएगा, आदेश आएगा या अनुरोध किया जाएगा। ये सब जो भी दिखाई देगा तो सब आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। चौथा नंबर पर आपका 20वें वाचक वाक्य। क्या है, 20वें वाचक वाक्य। तो 20वें वाचक वाक्य बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसका सिंबल से ही आप लोग पहचान जाते हैं। विस्मयादिबोधक का जो सिंबल होता है उसे पहचान जाएंगे। और परिभाषा देख लेते हैं कि जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, 20वें वाचक वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे में वाह हम जीत गए, और देखिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह के जब भी ये दिखाई दे देगा आप बता दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। जब भी आप दिखाई देगा ये चीज़ तो आप हमेशा बता देंगे कि 20वें वाचक वाक्य ही है। ओके, जैसे ओह यह कितनी विभत्स सड़क दुर्घटना है, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, काश मैं जवान होता, आहा कितना सुंदर मौसम है, हाय मैं गरीब मारा गया, छी कितना गंदा स्थान है। तो जो भी ये सिंबल आप देखेंगे ना, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये वाला सिंबल ना विस्मयादिबोधक का, इसी से आप पहचान जाइएगा। ओके, तो 20वें वाचक वाक्य हो गया। 5वां नंबर पे आपका संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य के अगर बारे में बात करें तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होगा, क्या होगा, संदेह या संभावना का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो शायद माता जी आई होंगी, शायद माता जी क्या होगी, आई होंगी। तो यहाँ पर क्या है, संदेह ही तो है ना, है एक संभावना व्यक्त की जा रही है ना। राम पढ़ रहा होगा, शायद वह लिखता होगा। ओके,
वह अब जा चुका होगा। सब देख रहे हैं, संदेह या तो संभावना यहाँ पर क्या होगा, व्यक्त होगा। शायद आज राम रावण का वध करेंगे। संभवतः वह सुधर गया हो। शायद वह अभी तक नहीं पहुँचा हो। ये सब जितना भी देख रहे हैं सेंटेंस वाक्य, इस सब में क्या होगा, संभावना ही व्यक्त की जा रही है। तो जब भी संदेह या संभावना व्यक्त होगा तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य आएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6वें नंबर का है आपका इच्छावाचक वाक्य, और नाम सही लग रहा है इच्छा का यानी बोध होगा यहाँ पर, यानी कि जिस वाक्य से किसी इच्छा या शुभ कामना का बोध होगा। क्या, इच्छा या शुभ कामना का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यहाँ पर क्या है, इच्छा ही है ना, हाँ, शुभकामनाएं दी जा रही है, तुम्हें कामयाबी मिले। ओके, आप जीवन में उन्नति करें, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नहीं बोला जाता कि आपकी यात्रा, जैसे कि आप टूर करें तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, कोई ना कोई शुभकामना देता है ना। तो ये सब जितने भी शुभकामना या इच्छा वाले वाक्य आएंगे, ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे सदा सुखी रहो, तुम अपने कार्य में क्या हो, सफल रहो, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। 7वां नंबर है आपका कि संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत क्या होगा, तो नाम से लग रहा है कि संकेत होगा, यानी कि जिस वाक्य में से एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर क्या होगा, निर्भर होगा। जिस वाक्य में से एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर क्या होगा, निर्भर रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। तो देखिए, यदि वह जीतेगा तो इस पर निर्भर क्या है, इनाम कैसे मिलेगा, जब वो जीतेगा तो, यानी कि ये जो वाक्य है, दूसरा एक वाक्य है, ये पहले वाले वाक्य पर क्या है, निर्भर है। तो वहीं इसका डिफिनेशन भी यही कहता है कि जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि मैं आपको पहले जानता, एक वाक्य हो गया, तो आप पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर तो आप पर विश्वास नहीं करता, ये निर्भर किस पर है, यदि मैं आपको पहले से जानता, ये चीज़ हो गया। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो आज सफल होना ये किस पर निर्भर है, यानी कि अगर तुम पहले परिश्रम किए होते। देख रहे हैं ना, तो यही आपका एग्जाम्पल है। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। इस तरीके से जितने भी आपके एग्जाम्पल दिखाई देंगे, ये सब किस में आएंगे, संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। 8 नंबर देख लेते हैं। आपका 8 नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करें कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी तरह के प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो क्या हुआ, पढ़ता है और प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा दिखाई देगा। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो लास्ट में, वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दिखाई देगा, तो इसे पहचान जाएगा। जैसे वह क्या खेलता है, देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, आप क्या करते हो, तुम अपने घर कब जाओगे। जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब किसके हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका 8 हो गया। तो हमने क्या, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, कि वाक्य के जो 2 भेद होते हैं, वो दोनों के अंतर्गत जो 3 और 8 आते हैं, वो दोनों को चीज़ को हम लोग देख लिए हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं 8, इसको भी देख लिए होंगे, और रचना के आधार पर जो आपके 3 होते हैं, उस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट आ गया है, नई वीडियो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया वीडियो में, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम आप लोग जानते हैं सरकारी क्या है, सरकारी PA, ये आपका टेलीग्राम का नाम है। यहीं पर जाएंगे तो इसी चैनल का लोगो लगा होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, और आप लोग बात करना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। जैसे उसका इंस्टाग्राम ID का है साहनी राजनाथ, क्या है, यहाँ पर लिख लिए, सामने दिखाई दे रहा होगा, हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी कमेंट कर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।